तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शैनी जो होता है वो अपने काफ़ी सारे आर्टिफैक्टों की मदद से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन को बनाता है, और उस फॉर्मेशन की मदद से वो वहाँ पर जो चोंग हुआ के माइंड के अंदर इल्यूजन होता है, उसी इल्यूजन वाली दुनिया के अंदर आ जाता है। जिसके बाद हम वहाँ पर चैनी के पास में एक लड़की को देखते हैं, जो कि चैनी से बोलती है कि क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें अब घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वे जो लुटेरे थे जिन्होंने कि तुम्हारे ऊपर यहाँ पर अटैक किया था, मैंने उन सभी को ख़त्म कर दिया है। अगर तुम चाहो तो मेरा शुक्रिया अदा बोल सकते हो। लेकिन मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर तुमने काफ़ी अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, और उसी के साथ में तुम्हारे पास में किसी भी सेक्ट का टोकन नहीं है, तो इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर देखने में कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर लग रहे हो। लेकिन तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे रहते हुए यहाँ पर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए आज से तुम यहाँ पर मेरे सर्वेंट हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो चैनी से बोलती है कि लगता है कि तुम बहुत ही कम बातें करते हो। चलो, ये काफ़ी अच्छी बात है। चलो, मैं तुम्हें यहाँ पर खुद का इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम चोंग हुआ है, और लिटिल ब्रदर, क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे नाम को जान सकती हूँ कि आगे तुम्हारा नाम क्या है। और चोंग हुआ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से यून मैंगजी वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग अभी भी उसी फॉर्मेशन को संभाल रहे होते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर किंजियान को देखते हैं, जिसे कि उस फॉर्मेशन के अंदर एनर्जी डालने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि यहाँ पर जो मम्मा है वो मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक इस फॉर्मेशन को यहाँ पर संभाल कर रख पाऊँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वोलिंग जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वो अपनी स्पेशल एनर्जी को डालते हुए उससे बोलती है कि ये स्पेशल एनर्जी जो है वो तुम्हारे लिए काफ़ी होने वाली है, क्योंकि अभी के टाइम पर जो तुम्हारे मास्टर का ओरिजिन है वो यहाँ पर तुम्हारे ही हाथों के अंदर है। अगर यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इससे जो तुम्हारे मास्टर है उसके ओरिजिन तक में प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम यहाँ पर टाइम स्टॉप स्पेल का यूज कर रही हो, जिससे कि तुम यहाँ पर एक अच्छे डिफेंस को बना सको। तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ के ऊपर और भी ज़्यादा फोकस करना होगा। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो वोलिंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर पोर्टल खोलकर जो कैट गर्ल होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद वोलिंग जो होती है वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जो सुनते के साथ ही कैट गर्ल जो होती है वो वुलिंग को बताती है कि सिस्टर काइलिन, तियान लोग, तियान शूज, याओजू, कॉम्बैट टाइप के जितने भी पावरफुल बीस्ट है और वेपन स्पिरिट्स अभी जो है वो अभी के लिए इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और बाकी के जितने भी लोग हैं वे सभी भी स्मॉल वर्ल्ड के अंदर तैयार है। जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम होती है वे सभी बाहर आ जाएंगे। जो सुनते के साथ ही वूलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, तुम जल्दी से यहाँ पर जो ग्रेट सोलेंटन माउंटेन है तुम वहाँ पर जाओ, और जाकर उस पर्सन को बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है। जो सुनते के साथ ही वो उससे बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर जियाओ याओ तियानजुन की बात कर रही हो। जो सुनते के साथ ही वूलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि हाँ, उसके पास में तुम अभी के अभी जाओ। जो सुनते के साथ ही जो कैट गर्ल होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं अभी उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी इल्यूजन ऑफ रीइंकार्नेशन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि चैन ये जो होता है वो चोंगहुआ के साथ में जा रहा होता है। और अब चोंगहुआ जो होती है वो किंजियान को बताती है कि अभी हम जिस जगह पर है, ये जो जगह है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही रोबर घूमते रहते हैं जो कि कल्टिवेटरों से उनकी सामानों को छीनते रहते हैं। और उससे अलग जो इविल कल्टीवेटर होते हैं वो भी इस जगह पर आकर अपनी कल्टीवेशन को करते हैं। तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लकी थे, क्योंकि तुम यहाँ पर मुझसे मिल गए, क्योंकि तुम्हारे पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। नहीं तो अगर तुम यहाँ पर किसी रोबर के हाथ में भी नहीं भी लगते तो तुम यहाँ पर पक्का किसी मॉन्स्टर का खाना बन जाते। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन ये होता है वो खुद की बॉडी को देखने लगता है, और वो खुद की बॉडी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब चोंगहुआ की मेमोरी के अंदर जो इल्यूजन है उसमें मैं इस तरह से इससे पहली बार मिला था। इस बॉडी के अंदर कोई भी मरीडियन नहीं है, इसीलिए ये पर्सन यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं कर सकता। अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों यहाँ पर इसकी मेमोरी के हिसाब से जो एंशिएंट वर्ल्ड के लोग थे वो मुझे यूजलेस कहा करते थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चोंगहुआ को बचाना चाहता हूँ तो उसकी जो ये मेमोरी है उसे मुझे दोबारा से रीस्टैब्लिश करनी होगी, तभी मैं इसकी एग्जिस्टेंस को बचा पाऊँगा। और यहाँ पर अभी के टाइम पर ये जो वर्ल्ड है ये इसकी कॉन्शियसनेस की एक की है, और मेरा ज़रा सा इंटरफेयर यहाँ पर इसकी जो मेमोरी है उसे अच्छे से डेवलपमेंट करने में इसकी मदद करेगा। तो इसीलिए मुझे इसकी इस मेमोरी के अंदर बस थोड़े थोड़े इंटरफेयर करने होंगे, जिसके बाद ही जो ये प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। और चैनी ये सोच ही रहा होता है, तभी जो चोंगहुआ होती है वो चैनी की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या हुआ कि तुम इतने ज़्यादा शांत क्यों हो, क्योंकि तुमने इतने लंबे टाइम से कुछ भी नहीं बोला, यहाँ तक कि अभी तक तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया।
जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो चौंगुआ से बोलता है कि ठीक है, मेरा नाम चैनी है। जो सुनते के साथ ही चौंगुआ जो होती है वो चैनी की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से उससे बोलती है कि अच्छा, तुम्हारा नाम चैनी है, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ। और इतना बोलते के साथ ही चौंगुआ जो होती है वो चैनी के गालों को पकड़ लेती है। जो देखकर चैनी जो होता है वो पीछे हटते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जो सुनकर चौंगुआ उससे बोलती है कि कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा हंसा रही हूँ। आखिर तुम यहाँ पर इतना क्यूट सा फेस लेने के बाद भी मुस्कुराते क्यों नहीं हो। अगर यहाँ पर तुम थोड़ा सा मुस्कुराओगे तो उसके बाद तुम और भी ज़्यादा हैंडसम लगोगे। और अब चौंगुआ की ऐसी हरकतों को देखने के बाद चैनी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो इसे यहाँ पर क्या बोले। जिसके बाद अब चौंगुआ जो होती है वो चैनी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। और वो चैनी से बोलती है कि चैनी, मुझे एक बात तो बताओ, जब तुम्हें मैंने अपना नाम चौंगुआ बताया तो उसके बाद तुमने कोई भी रिएक्ट नहीं दिया, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे नहीं जानते हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो चौंगुआ से बोलता है कि मिस चौंगुआ, ये मेरा पहली बार है जब मैं यहाँ पर आपसे मिला हूँ, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि मैं आपको नहीं जानता हूँगा। जो सुनते के साथ ही चौंगुआ जो होती है वो चैनी से बोलती है कि वो तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा सेक्ट है वो काफ़ी लंबे टाइम पहले ही इस वर्ल्ड से बाहर चला गया है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो से बोलता है कि मैं इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये सेक्ट वर्ल्ड आखिर होते क्या है, और आखिर तुम्हारे और मेरे बीच में अंतर क्या है। जो सुनते के साथ ही चौंगुआ जो होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि चूंकि अब तुम मेरे यहाँ पर एक सर्वेंट बन चुकी हो, तो इसीलिए ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें यहाँ सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझाऊँ। देखो, मैं एंशिएंट वर्ल्ड से बिलोंग करती हूँ, और जो एंशिएंट वर्ल्ड है वो अभी अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। और यहाँ पर अगर मेरी फैमिली की बात की जाए तो जो मेरी फैमिली है वो एम्परर यान की डिसेंडेंट है, जो कि एंशिएंट एम्परर हुआ करते थे। और वहीं मेरे फादर जो है वो यांग यान सिटी के लॉर्ड है, और वे 3 पावरफुल सेंट में से भी एक है। और यहाँ पर अगर मेरी बात की जाए तो अपनी पूरी फैमिली के अंदर मैं इकलौती ऐसी पर्सन हूँ जिसके पास में ये एम्परर यान का सबसे प्योर ब्लड है। और अगर यहाँ पर जो मेरी पावर है उसके बारे में बात की जाए तो मैं एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर जो यंगन जनरेशन है उसके अंदर सेकंड रैंक पर आती हूँ, और मैं इकलौती वोमेन हूँ जो कि इस लिस्ट के अंदर है। और अभी तक मैं केवल 20 साल की ही हुई हूँ, और मैं अभी तक टॉम टियान रियलम पर पहुँच चुकी हूँ, और जल्दी ही देखना मैं हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर भी चली जाऊँगी। तो तुम समझ ही सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम 20 साल की होकर टॉम टियान रियलम पर ही पहुंची हो। और चैनी के ऐसे रिएक्शन को देखकर जो चौंगुआ होती है वो भी समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है, और वो चैनी से बोलती है कि तुम आखिर ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो ताली बजाते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं, तुम तो काफ़ी टैलेंटेड हो। जो सुनते के साथ ही अब चौंगुआ जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जो चैनी होता है वो चौंगुआ से बोलता है कि तुम्हारे स्टेटस को तो देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्टेटस काफ़ी हाई है, तो फिर तुम इस तरह के बेकार से पैलेस पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही अब चौंगुआ जो होती है वो चैनी को बताती है कि ये मेरे फादर के द्वारा अरेंज किया गया है, क्योंकि आज से 2 साल पहले जो एंशिएंट वर्ल्ड के 2 एम्परर थे, एम्परर याशा और एम्परर जुआन, उन दोनों ने मेरे फादर को के लिए जासूस को भेजा था, जिनके बारे में मेरे फादर को पता लग गया था। और उसके बाद ही जो मेरे फादर थे उन्होंने मेरे लिए इस जगह को अरेंज किया, और उन्होंने मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए भेज दिया। मैंने अपने फादर से इस चीज़ का रीज़न भी पूछा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का मुझे कोई भी स्पेशल रीज़न नहीं बताया। उन्होंने बस मुझे कहा कि मुझे हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर ब्रेक थ्रू करना होगा। यहाँ तक कि जो 2 मेरे बड़े भाई थे उन्होंने भी मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने इस चीज़ को खुद से ही गेस किया है कि एंशिएंट वर्ल्ड की जो सिचुएशन है वो सही नहीं है। इसीलिए मेरे फादर जो है वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से ग्रो करूँ। और इतना बोलकर चौंगुआ जो होती है वो चैनी के गले में हाथ डालते हुए उसे बोलती है कि लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आधे ही साल के अंदर हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरे साथ ही घर पर चलना। और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरी फैमिली है वो एक एंशिएंट फैमिली है, इसीलिए वहाँ पर जो सर्वेंट होते हैं उनका स्टेटस काफ़ी हाई होता है, कोई भी तुम्हें वहाँ पर बुरी तरह से ट्रीट नहीं करेगा। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने का टाइम दो। और इतना बोलते के साथ ही अब दोनों वे जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 पर्सन आ जाते हैं, जिसमें से एक ने मास्क लगाया होता है और वहीं एक गंजा होता है। और अब जो मास्क वाला बंदा होता है वो चौंगुआ को देखते हुए बोलता है कि क्या ये वही लड़की है। तभी जो दूसरे वाला होता है वो बोलता है कि हाँ, ये वही लड़की है, क्योंकि इसके बाल लाल है, जैसा कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से चौंगुआ के ऊपर आ जाता है, जो कि चैनी से बोलती है कि मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से कोई भी स्पेशल एनर्जी महसूस क्यों नहीं कर पा रही। क्या तुम यहाँ पर किसी सीक्रेट मेथड का यूज कर रहे हो, जिससे कि तुमने अपने कल्टीवेशन को हाइड कर कर रखा हुआ है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बात वो है कि मेरी बॉडी के अंदर कोई भी मरीडियन नहीं है, इसीलिए मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता। मैं बस यहाँ पर एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ।
जो सुनकर चोंग हुआ जो होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है और वो सोचते हुए बोलती है कि अच्छा तो तुम्हारे पास में कोई भी मरीडियन नहीं है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, जब हम यान यांग सिटी के अंदर वापस लौटेंगे तो मैं फादर से बात करूंगी, शायद उनके पास में इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन हो। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया कि मैं तुम्हें अपने सर्वेंट के रूप में एक्सेप्ट करूँगी, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट ही करूँगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरिडियन है या नहीं, या तुम प्रैक्टिस कर सकते हो या नहीं। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ये बात तो पूरी तरह से सच है कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जो मार्शल आर्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग है वो नॉर्मली लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो सुनकर चौंक हुआ जो होती है वो उसे बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो मार्शल आर्ट के बारे में। जो सुनते के साथ ही तभी जो चैनी होता है उसे कुछ महसूस होता है, और उसे महसूस करते के साथ ही जो चैनी होता है वो चौंक हुआ को अपनी गोद में उठा लेता है, और वो चौंक हुआ को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से जंप लगा देता है। और जैसे ही जंप लगाता है हम देखते हैं कि वो जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ पर एक एरो आकर टकराता है, और अब धुएं में से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि इडियट, क्या तुम यहाँ पर सही से एक निशाना भी नहीं लगा सकते? अगर तुमने सही से निशाना लगाया होता तो वो अभी तक मारी जा चुकी होती। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि प्लीज़ माफ़ कर दो, इस बार मेरा निशाना चूक गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो चौंग हुआ होती है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगती है, और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए अपने मन में सोचती है कि लगता है कि यहाँ पर जो लुटेरे हैं वो आ गई है। और इतना बोलते के साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलती है कि कौन है वहाँ पर, सामने आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टकला जो होता है वो आ जाता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि इस चीज़ से यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर कौन हूँ, लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर फ़र्क पड़ता है कि तुम यांग यान सिटी की मिस चोंग हुआ हो। जो सुनते के साथ ही अब चोंग हुआ जो होती है वो अपनी मर्डर सोरा को रिलीज करने लगती है, और वो अपनी मर्डर सोरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पर पहले से ही जानते थे कि मैं कौन हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे ऊपर स्नीकी अटैक कर सको। क्या तुम नहीं जानते हो कि जो मेरी फैमिली है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है? अगर तुम उन्हें इस बारे में पता लगा तो वो तुम्हारे पूरे की पूरे सेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देगी। और अब चोंगवा की फैमिली का नाम सुनते के साथ ही वो जो बंदा होता है वो इविल सा फेस बनाकर हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर अपनी फैमिली की बात कर रही हो, शायद तुम नहीं जानती हो कि यांग सिटी के अंदर एक महीने पहले ही अटैक हुआ था, और जिस यांग सिटी को तुम अपना घर कहा करती थी वो तो कब का वॉर के कारण वहाँ पर धूल बन चुका है। अब वहाँ पर तुम्हारी फैमिली के नाम का कुछ भी नहीं बचा। और अब उस गंजे की इस बात को सुनते के साथ ही जो चोंग हुआ होती है वो एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि क्या कहा तुमने? तुम्हें लगता भी है कि मैं तुम्हारी इस तरह की बेफालतू की बातों के ऊपर यकीन करूंगी? जो मेरे फादर है वो 3 ग्रेट पावरों में से एक है, और वहीं अगर मेरी यांग यान सिटी की बात की जाए तो वो एक एंशिएंट सिटी है, और किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एंशिएंट सिटी को डिस्ट्रॉय कर सके। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बेफालतू की बात के ऊपर यहाँ पर यकीन करने वाली हूँ? जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जब तुम एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर वापस लौटोगी तो तुम सारी बातों के बारे में खुद ही जान जाओगी। शायद तुम्हें नहीं पता है कि इस टाइम पर तो तुम्हारे ऊपर 100 मिलियन का इनाम भी लग चुका है। जो भी तुम्हें पकड़कर एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर लेकर जाएगा उसे 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन का इनाम दिया जाएगा, और मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले तुम मुझे ही मिल गई। तुम्हें तो शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि तुम्हें ढूंढने के लिए हम लोगों ने कितना ज़्यादा पैसा बर्बाद किया है, और केवल हम ही नहीं, जो इतनी भी फैमिली है वे सभी पिछले 1 महीने से नॉन स्टॉप तुम्हें ही ढूंढ रही है। और अब अगर यहाँ पर हम दोनों की पावर गैप का बात किया जाए तो तुम अकेली टॉम टियान रियलम की मिडल पर हो, और वहीं हम दोनों की बात की जाए तो हम दोनों टॉम टियान रियलम की पीक पर पहुंच चुके हैं। और वहीं जो ये लिटिल बॉय तुम्हारे साथ में है इसके अंदर तो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी ही नहीं है, तो फिर ये यहाँ पर तुम्हारी क्या ही मदद कर पाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि चुपचाप तुम हमारे साथ में चलो, नहीं तो अगर यहाँ पर हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ी तो हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी सारा पेन को भी झेलना पड़े। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चोंग हुआ जो होती है वो डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलती है कि अपनी इस बेफालतू की बकवास को बंद करो। और इतना बोलकर चोंग हुआ जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक को करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो अपनी एक्स से उसके अटैक को रोक लेता है। और अब जो वो गंजा होता है वो हंसते हुए चोंग हुआ से बोलता है कि तुम्हारे बारे में जो रूमर्स है वो पूरी तरह से सच है कि तुम फायर एट्रीब्यूट के स्पेल को प्रैक्टिस करती हो, लेकिन यहाँ पर जो ये तुम्हारे फायर एट्रीब्यूट के स्पेल है ये मेरे सामने किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि तुम मेरे सामने बहुत ही कमज़ोर हो। इतना बोलते के साथ ही वो चोंगवा के ऊपर अटैक कर उसे इंजर्ड कर देता है, और उसके इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि चोंगवा जो होती है वो काफ़ी पीछे जाकर रुकती है, और अब वो गुस्से में बोलती है कि डैम इट, ये बास्टर्ड यहाँ पर एक फिजिकल कल्टिवेटर है, इसीलिए इसके साथ में यहाँ पर डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही अब चोंगवा जो होती है वो चैनी की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि चैनी तुम यहाँ से भागो।
और चोंगवा के इतना बोलते के साथ ही अब जो वो टकला होता है वो अपने साथी के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम आखिर वहाँ पर बैठे हुए क्या कर रहे हो, जल्दी से इस बच्चे को यहाँ पर ख़त्म करो और चोंगवा को पकड़ने में मेरी मदद करो क्योंकि हमें इसे यहाँ से जिंदा पकड़ कर लेकर जाना है। जो सुनते के साथ ही जो मास्क वाला बंदा होता है वो सीधे वहाँ पर जो चैनी होता है उसके ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार बैठा हूँ। और उस एरो को चैनी की तरफ आता हुआ देखकर जो चोंगवा होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि चैनी संभल कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गंजा होता है वो पीछे से चोंगवा के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ में फाइट कर रही हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर अपने मेल पेट के ऊपर ध्यान देने की। लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो टकला होता है वो चोंगवा के ऊपर अपने एक्स अटैक को करता है, लेकिन चोंगवा जो होती है वो अपनी सोर से उसके अटैक को रोक लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस मास्क मैन ने जहाँ से अटैक किया था वहीं पर ये काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिसमें से कि हम देखते हैं कि जो मास्क मैन होता है वो काफ़ी पीछे आकर गिरता है। और अब जो वो मास्क मैन होता है वो शो होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ, इस बच्चे के पास में तो कोई भी स्पेशल पावर नहीं है, तो फिर इसे मेरा एरो जाकर डायरेक्टली शूट करना चाहिए था, लेकिन मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि वो एरो मेरे पास में क्यों आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैनी को देखते हैं जो कि वहाँ पर किसी मोमेंट को कर रहा होता है, और उस मोमेंट को करते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम की बात है कि मेरे पास में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक बॉक्सिंग की भी प्रैक्टिस की है जो कि एंशिएंट वर्ल्ड के जो एंसिस्टर थे उनके द्वारा पास ऑन की गई थी, और ये यहाँ पर काफ़ी रहने वाली है इनके जैसे से निपटने के लिए। और चैनी के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो मास्क मैन होता है वो चिल्लाते हुए चैनी जी से बोलता है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से फूल बनने की, तुम्हारे पास में स्पिरिचुअल पावर नहीं है लेकिन तुम्हारे पास में यहाँ पर मैजिकल वेपन है, लेकिन इस बार का जो मेरा एरो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है कि इसे तुम जो तुम्हारा मैजिकल वेपन है उसकी मदद से भी नहीं रोक पाओगे, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो चैनी के ऊपर अपने एरो को शूट कर देता है। और अब उस एरो को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो चैनी होता है वो दोबारा से अपनी जो बॉडी मूवमेंट होती है उसे करना स्टार्ट कर देता है। और अपने बॉडी मोमेंटम की मदद से ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो केवल वहाँ पर जो मौजूद विंड होती है उसे इस तरह से रोटेट करता है कि वो वहाँ पर उस एरो को भी रोक लेता है। और उस एरो को रोकने के साथ ही हम देखते हैं कि वो उस एरो की जो दिशा होती है वो भी बदलने लगता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चोंगवा। जो सुनते के साथ ही जो चोंगवा होती है वो भी उसकी तरफ देखने लगती है। और अब चैनी जो होता है वो उस एरो को उस टकले की तरफ शूट करते हुए चोंगवा से बोलता है कि चोंगवा अपने इस लास्ट अटैक के अंदर अपनी पूरी पावर को लगाकर इस टकले को यहाँ पर ख़त्म करो। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो उस एरो को उस टकले की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो वो टकला होता है उसकी भी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। और उसके कुछ भी कर पाने से पहले ही हम देखते हैं कि चैनी का जो एरो होता है वो सीधे जाकर उससे टकराता है, जिसे कि वो अपने वेपन से रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस एरो की जो पावर होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उस टकले को उसे रोकने में भी बहुत ही प्रॉब्लम आ रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चोंगवा होती है वो भी अपने फायर स्वॉर्ड अटैक को बनाने लगती है, और उसे बनाते के साथ ही वो इस टकले के ऊपर करते हुए बोलती है कि तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। और हम देखते हैं कि चोंगवा का जो वो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उससे आसपास के जो पेड़ होते हैं वे भी कट जाते हैं, जिसके बाद अब हम उस टकले को देखते हैं जो कि वहीं पर ही मरने के बाद गिर जाता है। और उसकी डेड बॉडी को देखने के बाद जो उसका मास्क वाला साथी होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चोंगवा जो होती है वो उसके मुंह के सामने अपनी स्वॉर्ड को करते हुए उसे बोलती है कि मुझे चुपचाप बताओ कि आखिर जो यांग सिटी है उसके अंदर क्या हुआ है और इन सब के पीछे आखिर हाथ किसका है। मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर तुमने मुझसे यहाँ पर एक बात भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं यहीं पर ही तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। जो सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो घबराते हुए उससे बोलता है कि मेरे साथी ने यहाँ पर तुमसे जो कुछ भी बोला वो पूरी तरह से सच है। यांग सिटी जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मैं ये तो नहीं जानता कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन मैंने सुना है कि एंशिएंट वर्ल्ड के जो पावरफुल लोग हैं उन सभी का ही इसके पीछे हाथ है, जिस कारण बाकी के जो भी सेक्ट है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। और जो पूरा वर्ल्ड है वो तुम्हें इस टाइम पर ढूंढ रहा है, क्योंकि किसी ने तुम्हारे सर के ऊपर बहुत ही बड़े इनाम को रखा है, और जो भी तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा उसे बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग भी यहाँ पर तुम्हें ही पकड़ने के लिए आए थे। मुझे यहाँ पर जो कुछ भी बता था मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो इसीलिए प्लीज़ मिस मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, आपकी सिटी के डिस्ट्रॉय होने के पीछे मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं है। और इतना बोलकर अब जो वो बंदा होता है वो अपने सर को ज़मीन पर पटकना स्टार्ट कर देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चोंगवा होती है वो चैनी की तरफ देखते हुए बोलती है कि मेरे फादर जब तक थे यूनमैंग सिटी को कुछ भी नहीं हो सकता, और मुझे नहीं लगता कि मेरे फादर इतनी आसानी से हार सकते हैं।
मुझे लगता है कि सिचुएशन जो है वो जितनी ज़्यादा आसान दिखाई दे रही है वो उतनी आसान भी नहीं है, इसीलिए मुझे वापस जाना होगा। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो मास्क मैन होता है वो चोंगहुआ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि बेवकूफ़ लड़की, फाइनली तुमने यहाँ पर अपनी बैग को मुझे दिखाई दिया। और इतना सोचते के साथ ही अब जो मास्क मैन होता है वो चोंगहुआ के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बेवकूफ़ लड़की, अब तुम मरोगी। और अब उस मास्क मैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।